हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारी चल रही थी, अध्याय 2 चल रहा था, गठन एवं शासन। इसका अध्याय 2 का नाम है और धारा 3 से लेकर 50 तक। तो कल की वीडियो में हमने 8 तक धाराएं पढ़ ली थी। आज हमें पढ़नी है धारा 9 से। चलिए शुरू करते हैं। धारा 9 क्या है? धारा 9, धारा 9 की जो हेडलाइन है वो है वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन, ये है इसकी हेडलाइन। वार्डों का विभाजन, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि वार्डों का जो विभाजन किया जाएगा, वार्डों का जो विभाजन किया जाएगा, वार्डों का जो विभाजन किया जाएगा वो किया जाएगा निर्वाचन के उद्देश्य से। निर्वाचन, निर्वाचन के उद्देश्य से। वार्डों का विभाजन किया जाएगा निर्वाचन के उद्देश्य से, मतलब वार्डों का जो विभाजन होगा, जो वार्ड बनाए जाएंगे वो किस कार्य के लिए बनाए जाएंगे? निर्वाचन के लिए वार्ड बनाए जाएंगे। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर पालिका में वार्डों की जो संख्या होगी या स्थानों की जो संख्या होगी, स्थानों की जो संख्या होगी वो वार्डों के बराबर होगी। वार्डों के बराबर होगी। नगर पालिका में स्थानों की जो संख्या होगी वो वार्डों के बराबर होगी। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि भाई, हमने धारा 6 पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि नगर पालिका के प्रत्येक स्थान वार्ड के नाम से जाने जाएंगे। धारा 6 में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक स्थान वार्ड के नाम से जाए, मतलब किसी भी स्थान को वार्डों में विभाजित किया जाएगा। तो नगर पालिका में स्थानों की जो संख्या होगी, मतलब जितनी संख्या होगी ना वो वार्डों के बराबर होगी। मतलब नगर पालिका में जो स्थान होगा वो हमने धारा 6 में पढ़ा था कि भाई कोई भी स्थान नगर पालिका क्षेत्र का वार्डों के नाम से जाना जाएगा। और धारा 9 में कहा गया है कि नगर पालिका में स्थानों की जो संख्या होगी, मतलब नाम तो दिया हुआ है धारा 6 में कि भाई उसको वार्ड कहा जाएगा, लेकिन उसकी जो संख्या दी हुई है वो, मतलब नगर पालिका में कुल स्थानों की संख्या वार्डों के बराबर होगी। और धारा 6 में हमने पढ़ा था भाई कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए? कम से कम 13 वार्ड, तभी नगर पालिका गठित की जा सकती है। क्या मतलब, अगर वार्ड 13 है तो स्थान भी 13 होने चाहिए किसी नगर पालिका क्षेत्र में। और प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व निधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। जनसंख्या के आधार पर होगा। इससे क्या मतलब है कि वार्डों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। मतलब वार्डों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि भाई नगर पालिका में स्थानों की संख्या वार्डों के बराबर होगी, किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? धारा 9 के अंतर्गत, या फिर
वार्डों का विभाजन किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 9 के अंतर्गत। थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वार्डों का अनुपात वही होगा जो नगर पालिका क्षेत्र में कुल स्थानों का एक मिनट। वार्डों का अनुपात वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में स्थानों का वार्डों का अनुपात वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में स्थानों का उनकी जनसंख्या के साथ वार्डों का अनुपात वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में स्थानों का उनकी जनसंख्या के साथ स्थानों। एक मिनट, मैं थोड़ा चूक रहा हूँ। स्थानों की कुल संख्या का उनकी जनसंख्या के साथ है। मतलब वार्डों का विभाजन इसमें एक है, वार्डों का अनुपात वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में स्थानों की कुल संख्या का उनकी जनसंख्या के साथ है। जैसे कि मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लो 13,000 है क्या? और किसी नगरपालिका को बनाने में कुल 13 वार्ड चाहिए, कम से कम 13 वार्ड चाहिए। तो वार्डों का अनुपात वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में स्थानों की कुल संख्या का, अगर वार्ड 13 होंगे तो स्थान भी 13 होंगे ना, कुल संख्या का उनकी जनसंख्या के साथ है। तो वार्ड 13 है, पहले स्थान बनेंगे फिर वार्ड बनेंगे। तो इसमें मतलब हर एक वार्ड में जनसंख्या बराबर होनी चाहिए, हर एक स्थान में जनसंख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो 13 वार्ड है और किसी स्थान की जनसंख्या 13,000 है, तो प्रत्येक वार्ड में 1,000 के हिसाब से वो रेशियो रखना पड़ेगा, एक अनुपात। तो प्रत्येक वार्ड में 1,000 के हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए। तो 13,000 को एक अनुपात में इक्वलिटी के लेवल पे सबको बराबर भागों में 13 स्थानों में बांटेंगे और 13 स्थानों के मतलब 13 वार्ड बनाए जाएंगे। मतलब वार्डों का अनुपात नगरपालिका क्षेत्र में स्थानों की कुल संख्या का उनकी जनसंख्या के साथ। ये बात किसमें कही गई? धारा 9 में। तो ये है धारा 9। अब हम पढ़ते हैं धारा 10। धारा 10 है वार्डों का अवधारण। धारा 10 इसकी जो हेडलाइन है वो है वार्डों का अवधारण। अवधारण का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, DTR।
DETERMINATION, डिटर्मिनेशन, इतनी है इंग्लिश अपर। वर्डों का उदाहरण, उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं निर्धारण, निर्धारण। और हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा वही धारा 2 से एक क्वेश्चन आया हुआ है, धारा 5 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और धारा ये हमारी चल रही है 10, धारा 10 से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, तो पिछला एग्जाम हुआ था हमारा। कौन सा क्वेश्चन था हम देखते हैं। सबसे पहली बात, राज्य सरकार, सरकार कोई भी काम कौन करती है, राज्य सरकार करती है। राजपत्र में आदेश द्वारा, तो राजपत्र आप देख लेना, मैं सीधा लिखता हूँ, राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्डों का निम्नलिखित निर्धारण करेगी। निम्नलिखित निर्धारण करेगी, मतलब निर्धारण वही अवधारण। तो राज्य सरकार क्या क्या करेगी देखते हैं। तो नगर पालिका में निर्वाचन के प्रयोजन, नगर पालिका में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। तो पिछला जो सवाल आया था, एक मिनट आपको बता देता हूँ कौन सा आया था। आप इस प्रयोजन का प्रयोग निकाल सकते हैं, प्रयोग या उपयोग, उपयोग, प्रयोजन का मतलब होता है प्रयोग या उपयोग। तो जो पिछला क्वेश्चन आया था हमारा वो देखते हैं हम। जो पिछला क्वेश्चन आया था वो ऐसे था, ये फर्स्ट शिफ्ट में था, क्वेश्चन नंबर 82, फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 82 था। क्या क्या था भाई, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है। तो उसमें ऑप्शन थे केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति। तो मैंने कहा था कोई भी काम करेगी राज्य सरकार, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई धारा 10 के अंतर्गत वार्डों का निर्धारण कौन करेगी, राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्डों का निम्नलिखित निर्धारण करेगी। मतलब निम्नलिखित मतलब राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्डों का निर्धारण या अवधारण करेगी। तो ये एक निर्धारण नहीं है, इसके आगे और भी है। तो ये तो पहला पॉइंट है। तो ये सवाल था कि भाई निर्वाचन के प्रयोग के लिए कौन वार्डों की संख्या का निर्धारण करेगी, राज्य सरकार। ये पिछला क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, क्वेश्चन नंबर 82। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो पिछला है वो है वार्ड की सीमा, वार्ड की सीमा, इसका निर्धारण भी कौन करेगी, राज्य सरकार। भी मान लो कोई नगर पालिका है, क्या कोई मीडिया, मान लीजिए ये कोई नगर पालिका है, इसमें अलग अलग वार्ड बने हुए हैं। ये वार्ड है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मान लो 13 कोई वार्ड है, नहीं नगर पालिका। तो ये कौन निर्धारित करेगा कि भाई ये जो वार्ड नंबर 1 है
इसकी सीमा ये यहाँ यहाँ तक लगेगी, ये वार्ड नंबर 2 है, इसकी सीमा यहाँ यहाँ तक लगेगी, ये वार्ड नंबर 3 है, इसकी सीमा यहाँ यहाँ तक लगेगी। तो जो वार्डों की सीमा कहाँ तक सीमित रहेगी, भाई वार्ड नंबर 1 यहाँ तक है, इसके आगे वार्ड नंबर 2 लग जाएगा, उसके आगे वार्ड नंबर 3 लग जाएगा। तो इसकी जो सीमा का निर्धारण है, वार्डों की सीमा का निर्धारण, वो भी कौन करेगी? राज्य सरकार। क्या? और दूसरा है SC, ST, OBC व महिलाओं। OBC की जगह BC लिख सकते हो, बैकवर्ड क्लास। वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण SC, ST, OBC महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण। ये कौन? आरक्षित सीटों की जगह आप स्थान भी लिख सकते हो, स्थान। SC, ST, OBC महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण, ये भी कौन करेगी? राज्य सरकार। भाई मान लो कोई वार्ड है, तो वहां पर SC की सीट होगी, या ST की होगी, या फिर OBC की होगी, या फिर महिला की होगी, ये कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें चौथा पॉइंट है वार्डों का संख्यांकन। इसका मतलब हुआ वार्डों की संख्या का निर्धारण, कितने वार्ड होंगे वो कौन निर्धारित करेगी? राज्य सरकार। अभी मैंने आपको पढ़ाया जस्ट, तो सर आप दोबारा क्यों लिख रहे हैं? ये उससे थोड़ा अलग है। तो वार्डों का संख्यांकन या वार्डों की संख्या का निर्धारण नगर पालिका की सीमा के उत्तर पश्चिम कौन से शुरू होगा? ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या पता इस बार पूछ ले। दिशा थोड़ी ध्यान रखना। इसका क्या लोचा है? वार्डों का संख्यांकन या वार्डों की संख्या का निर्धारण नगर पालिका की सीमा के उत्तरी पश्चिमी कोण से शुरू होगा। मान लो ये कोई नगर पालिका है, और शुरू शुरू में मतलब मैंने आपको बताया था दिशा, अगर आपको नहीं पता हो तो याद कर लेना। ये है पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा। और अगर इन दिशाओं की बात करें तो ये हो गई उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये हो गई दक्षिण पूर्व, और ये हो गई उत्तर पश्चिम, और ये हो गई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये मान लो कोई नगर पालिका है, यहाँ पे उत्तर दिशा, यहाँ पे दक्षिण दिशा, यहाँ पे पूर्व दिशा, और यहाँ पे पश्चिम दिशा। तो वार्डों का संख्या, मतलब नगर पालिका में यदि वार्ड बनाना है तो वार्डों की संख्या का निर्धारण वार्ड की सीमा से, मतलब यहाँ से शुरू होगा।
यहाँ से वार्ड निर्धारित किए जाएंगे। ये हो गई उत्तर पश्चिम। ये यहाँ पे 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 5 वार्ड, 6 वार्ड, 7 और 9 वार्ड, 10 वार्ड, 11 वार्ड, 12 वार्ड, 13 वार्ड, 14 वार्ड, 15 वार्ड, मतलब जितने भी वार्ड बनाने यहाँ से शुरू होगा, उत्तर पश्चिम से। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार यहाँ से वार्ड बनाना शुरू कर दे, इधर से वार्ड, इधर से वार्ड। हमेशा वार्डों का निर्धारण जो होगा वो यहाँ से होगा, उत्तर पश्चिमी सीमा कौन से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसमें एक बात और है कि भाई किसी वार्डों का यदि संख्यांकन करना हो या राज्य सरकार द्वारा धारा 10 के अंतर्गत वार्डों का उदाहरण जो हमने अभी पीछे पढ़ा, उसके अंतर्गत कोई भी कार्य करना हो, कुछ भी करना हो, तो राज्य सरकार सरकार आदेश का ऐसा प्रारूप आदेश का ऐसा प्रारूप राज्य सरकार आदेश का ऐसा प्रारूप संबंधित नगर पालिका को टिप्पणी हेतु भेजेगा। समझ में आया? ऐसा प्रारूप संबंधित नगर पालिका को टिप्पणी हेतु भेजेगी। राज्य सरकार बोलेगी किसी नगर पालिका में भाई ये बदलाव करना है या वार्डों का निर्धारण करना है, संख्या का निर्धारण करना है, कुछ भी करना है किसी नगर पालिका में, तो राज्य सरकार पहले ऐसा आदेश संबंधित नगर पालिका को भेजेगी कि भाई हम आपकी नगर पालिका क्षेत्र में एक काम करने जा रहे हैं। क्या अगर आपको कुछ टिप्पणी करनी हो या अपनी कोई बात रखनी हो तो आप हमें बोल सकते हो। और इसकी अवधि और इसकी जो अवधि होगी, समय सीमा, अवधि का मतलब तो आप समझते होंगे, अवधि होगी 7 दिन। मतलब 7 दिन में संबंधित नगर पालिका को वो जवाब देना होगा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वार्डों के निर्धारण के संबंध में आदेश का प्रारूप संबंधित नगर पालिका को टिप्पणी हेतु भेजने पर कितने दिवस में संबंधित नगर पालिका को जवाब देना आवश्यक है। तो ऑप्शन मिल जाएंगे 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं आपको, तो थोड़ा देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये मैं इधर से थोड़ा मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा और साथ साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। नहीं बनाए तो आप बना लीजिएगा नोट्स। पिछला वीडियो मैंने डाल रखा है, अच्छा वीडियो है, सरल भाषा में है, आप साथ साथ ये लिखते जाइए। इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो सर कि भाई ये जो मैं करवा रहा हूँ, तो पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें से लगभग 41-42 क्वेश्चन आए थे टोटल नगर पालिका अधिनियम से, दोनों पेपर मिला के। इसमें से 39 क्वेश्चन मैं जो नोट्स लिखा रहा हूँ आपको इसमें से आए थे और 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। कोई एक दाना दो वाला और एक दूसरा क्वेश्चन और कोई है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 39 क्वेश्चन सीधे नोट्स में से आए थे और मैं जैसे जैसे आपको करवा रहा हूँ साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ कि भाई कौन कौन से सवाल आए थे। तो अब हमारी है धारा 11। धारा 11 क्या है? धारा 11 की जो हेडलाइन है वो है नगर पालिका के लिए निर्वाचन। नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अब नगर पालिका में चुनाव करवाने का समय आ गया।
थोड़ी अलग बात है, ध्यान रखिएगा। नगर पालिका के लिए निर्वाचन नगर पालिका के लिए निर्वाचन का संचालन नगर पालिका के लिए निर्वाचन का संचालन और निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, निर्वाचन का संचालन, निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, मतलब नगर पालिका के लिए निर्वाचन, संचालन, निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, नगर पालिका पर मतलब चुनाव पर नियंत्रण रखना है, निर्वाचन का या निर्वाचन करवाना है, उनका निरीक्षण करना है, जो कुछ भी कार्य करना है निर्वाचन से संबंधित नगर पालिका में, वो कौन करेगी? राज्य सरकार नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग ये हमारे जो वार्डों के चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तो वो चुनाव करवाए जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबका काम कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे। ये जो निर्वाचन करवाया जाएगा, हमने धारा 7 में पढ़ा था। धारा 7 क्या थी? पदावधि। किसी भी नगर पालिका की पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल। कितना होगा? 5 साल। ये हमने पढ़ा था धारा 7 में। तो जो नगर पालिका का निर्वाचन होगा, वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन यदि मान लो कोई नगर पालिका विघटित कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, कोई नगर पालिका है और वो विघटित कर दी जाए समय से पहले, तो विघटित की गई नगर पालिका के लिए इसमें 2 कंडीशन है। विघटित की गई नगर पालिका के लिए नगर पालिका का निर्वाचन होगा। विघटित की गई नगर पालिका के लिए 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन करवाना आवश्यक है। मान लो आज तारीख है, आज क्या तारीख है? 8 जनवरी है शायद, 8 जनवरी 2025। और मान लो आज कोई नगर पालिका विघटित कर दी जाए, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 8 जुलाई तक 2025 तक यदि कोई नगर पालिका इस तारीख को विघटित की जाती है, तो इस तारीख तक निर्वाचन अनिवार्य है। निर्वाचन करवाना 6 माह के अंदर। तो सवाल बन सकता है कि भाई धारा 11 के अंतर्गत
विघटित की गई नगरपालिका के लिए पुनः निर्वाचन या निर्वाचन कितने समय के अंदर करवाना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। और मान लो कोई नगरपालिका विघटित नहीं की गई है, उसका कार्यकाल बराबर चल रहा है और कार्यकाल 5 साल के लिए बराबर चल रहा है, तो ऐसी नगरपालिका के लिए, ये विघटित नगरपालिका के लिए यहाँ पे लिख दो आप कार्यकाल। सामान्य कार्यकाल को मतलब जो 5 साल निकाल रही हो, विघटित ना हो, सामान्य कार्यकाल की नगरपालिका के लिए, सामान्य कार्यकाल की नगरपालिका के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व, पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष की समाप्ति से पहले। ये तो की विघटित नगरपालिका के लिए 6 माह के अंदर अंदर, जैसे मान लो आज किसी नगरपालिका का विघटन हुआ है तो 6 माह के अंदर अंदर उसके चुनाव अनिवार्य है। और सामान्य नगरपालिका जो अपना कार्यकाल पूर्ण कर रही है, उस नगरपालिका के लिए मान लो जैसे 5 वर्ष खत्म होने वाले हैं, तो 5 वर्ष की समाप्ति से पहले, बाद में नहीं, पहले 1-2 महीने पहले, मतलब ऐसा अधिनियम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1-2-3 महीने पहले चुनाव करवाने आवश्यक है। 5 वर्ष की समाप्ति से पहले या पूर्व, ये लिखा हुआ अधिनियम में। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि किसी नगरपालिका के लिए निर्वाचन होगा धारा 11 के अंतर्गत 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व या विघटित की गई नगरपालिका को 6 माह के अंदर अंदर। थोड़ा ये देख लीजिएगा आप। इसमें एक ऑप्शन लगाना आप, इसमें इस पॉइंट में मान लो कोई नगरपालिका है, इसने अपना कार्यकाल 3 वर्ष निकाल दिया, उसके बाद राज्य सरकार ने इसको भंग कर दिया, भंग बोले तो विघटित कर दिया, विघटित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में विघटित की नगरपालिका 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होंगे। और पर मान लो राज्य सरकार ने किसी नगरपालिका को विघटित तो कर दिया, लेकिन उसने 4.5 साल अपने कार्यकाल निकाल लिए थे, पीछे 6 माह बचे हुए थे, तो विघटित की नगरपालिका 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने, तो किसी नगरपालिका ने 4.5 साल निकाल दिए, 6 माह ही बचे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन अनिवार्य नहीं होगा। मतलब विघटित की गई नगरपालिका के लिए यदि अंतिम समय में 6 माह बचे हैं, तो उसके लिए निर्वाचन करवाना अनिवार्य नहीं होगा। तो फिर वो निर्वाचन आगे नए निर्वाचन ही हो जाएंगे पूरे, जब पूरे राजस्थान में एक साथ होंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको और सरल भाषा में समझ आएगा। अब हम बढ़ते हैं धारा 12। धारा 12 पढ़ने वाला। धारा 12 इसकी हेडलाइन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन, इसकी हेडलाइन है भी। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य का प्रत्यायोजन किस धारा के अंतर्गत ये बात कही गई है? धारा 12। तो इसमें है नगरपालिका में, नगरपालिका के जो चुनाव होंगे, यहाँ पे चुनाव नहीं, निर्वाचन लिखेंगे, निर्वाचन,
नगर पालिका का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन करवाना है, वो निर्वाचन कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ये तो हमने पढ़ लिया था पिछली धारा में। राज्य निर्वाचन आयोग आयोग द्वारा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में भी कौन करवाएगा ये चुनाव? ये बात लिखी गई है धारा 12 के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग में सबसे ऊपर कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये होता है। लेकिन जो नगर पालिका के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयोग या शॉर्टकट में लिख लीजिए या सचिव द्वारा करवाए जाएंगे। नगर पालिका का जो निर्वाचन करवाया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में भी या तो उप चुनाव आयुक्त करवाएगा, चुनाव आयुक्त की जगह आप चुनाव की जगह आप निर्वाचन भी लिख सकते हो। उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा करवाया जाएगा या सचिव द्वारा करवाए जाएंगे। तो सवाल ऐसे बन सकता है, धारा 2 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य का प्रत्यायोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन आ सकता है वहां पे ए राज्य सरकार, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, सी उप निर्वाचन आयुक्त, या डी और कोई ऑप्शन दे सकता है जैसे कि राज्यपाल। तो ज्यादातर बच्चे या तो ये कर जाएंगे या ये कर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी काम होता है वो राज्य सरकार करेगी, कैसे? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। लेकिन निर्वाचन को जो कार्य है वो राज्य सरकार थोड़ी कर सकती है, वो निर्वाचन विभाग करेगा। और निर्वाचन विभाग की बात आती है, हमारे मन में क्या आता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। लेकिन नगर पालिका के चुनाव करवाते हैं उप निर्वाचन आयुक्त, या उप निर्वाचन आयुक्त की जगह ऑप्शन देगा सचिव। दोनों में से कोई भी करवा सकता है। तो ये बात किसमें कही गई है? धारा 12 के अंतर्गत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धारा 13 की हेडलाइन क्या है? प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचन नामावली। प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचन नामावली। ये बात किसमें कही गई है? धारा 13 के अंतर्गत। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण।
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। धारा 13 के अंतर्गत है प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचन नामावली मतलब निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। जैसे कि सवाल आ सकता है धारा 13 के अंतर्गत निर्वाचन निर्वाचन नामावली किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो पर राज्य चुनाव आयोग ऑप्शन हो सकता है, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो सकता है, या कलेक्टर हो सकता है, संबंधित स्थान का एसडीएम ऑप्शन हो सकता है, उपखंड अधिकारी। तो वहाँ पे ऑप्शन एक ये देखने को मिलेगा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। इसमें जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है इसकी नियुक्ति कौन करेगी, तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसकी नियुक्ति करेगी राज्य सरकार नहीं करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली धारा 13 के अंतर्गत निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्य सरकार ऑप्शन हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग हो सकता है, और एक और कोई ऑप्शन हो सकता है। तो वहां पर नियुक्ति की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। लेकिन ऐसा ऑप्शन आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए कि किसके परामर्श से की जाएगी, तो राज्य सरकार के परामर्श से। तो निर्वाचन आयोग एक नाम दे सकता है कि बिजनलाल जी, हम इस बंदे को इस क्षेत्र में इस वार्ड के निर्वाचन तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के तौर पर नियुक्ति कर रहे हैं। तो बिजनलाल जी यस बोल देंगे, सरकार यस बोल देंगे, ठीक है भाई कर दो आप। तो परामर्श लेगी राज्य सरकार का, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये कर सकेंगे। फिर इसके बाद है, मान लो कोई क्षेत्र बड़ा हो, निर्वाचक नामावली मतलब क्षेत्र की जनसंख्या अधिक हो, वहां पर नाम अधिक हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए या एक से अधिक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति किसी क्षेत्र के लिए कौन होगा, राज्य निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। लेकिन मान लो कोई क्षेत्र बड़ा है, वहां पर जनसंख्या अधिक है और सूची को बनाने में, नामावली तैयार करने में ज्यादा समय लग सकता है, या फिर किसी एक अधिकारी से काम नहीं हो सकता, तो राज्य निर्वाचन आयोग, सीधी सी बात है, राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक, एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, मतलब एक से अधिक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी की नियुक्ति किसी एक क्षेत्र के लिए कर सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग बिजनलाल जी को बोलेगी कि आप इस क्षेत्र में 2 अधिकारी की जरूरत है,
और इस क्षेत्र में 3 अधिकारी की जरूरत है, तो बद्रीनाथ जी बोल देंगे ठीक है कर दो कर दो, तो वो नियुक्ति कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। भाई सरकार ने निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जो निर्वाचन नामावली है उसमें कौन कौन नाम जुड़वा सकता है? नागरिक के निर्वाचन नामावली नामावली में नाम जुड़वाने के लिए योग्यता कौन कौन उसमें नाम जुड़वा सकता है, ये हम देखते हैं। वे नाम जुड़वा सकते हैं जो आगामी आगामी मतलब आने वाली किसी भी वर्ष की हो सकती है, वो आने वाली 1 जनवरी तक 1 जनवरी को या तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, 18 वर्ष की आयु ये नागरिकों के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हूँ पहली बार जो 18 साल का हो रहा है, भाई आने वाली 1 जनवरी तक मैं 18 साल का हो जाऊंगा, वो इसमें नाम जुड़वा सकता है। और दूसरी उसकी योग्यता है कि भाई 18 साल तो पूर्ण कर रहे हो, लेकिन वो उस वार्ड का मूल निवासी हो, मान लो किसी को लगता है कि भाई मैं आने वाली 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूर्ण कर लूंगा और वो निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने गया, तो निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी उनको क्या बोलेगा कि भाई आप वार्ड नंबर 1 के नहीं हो, आप वार्ड नंबर 2 में रहते हो, आप वहां पे जाइए, क्या आपका नाम वहां पे जुड़ेगा। तो आप उसी क्षेत्र में नाम जुड़वा सकते हो, उसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वा सकते हो जिस वार्ड के आप निवासी हो। अभी मामूली निवासी क्या है, मतलब लेकिन वो उस वार्ड का मूल निवासी हो। मूल निवासी क्या है, मामूली निवासी या मूल निवासी, वो हम देखते हैं कि भाई किसको मूल निवासी या मामूली निवासी समझा जाएगा और किसको नहीं समझा जाएगा। जैसे कि मैं रह रहा हूँ वार्ड नंबर 2 में, लेकिन निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास नाम जुड़वाने गया तो वो बोल रहा है भाई आपका नाम तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, तो क्यों नहीं जुड़ेगा और कौन कौन मतलब वहां पर निवासी के तौर पर समझे जाएंगे या कौन नहीं समझे जाएंगे, वो हम देखते हैं। ये बात किसमें लिखी गई है, धारा 13 में। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मूल निवासी किसको समझा जाएगा, किसको समझा जाएगा कि भाई इसको मूल निवासी समझा जाएगा। तो किसको मूल निवासी समझा जाएगा बताइए आप। उस वार्ड के
एमएलए, एमपी, एमएलए, एमपी मतलब उस वार्ड के एमएलए, एमपी को वहाँ का मूल निवासी समझा जाएगा। एमएलए, एमपी से तात्पर्य मतलब जो उस वार्ड में अभी निवास नहीं कर रहे हैं, उस वार्ड में निवास नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, परंतु उस वार्ड के सदस्य मतलब सबसे पहले तो मूल निवासी इसको समझा जाएगा। अभी पहली बात तो उसको समझा जाएगा जो उस वार्ड के एमएलए, एमपी को। अभी अगर किसी वार्ड का कोई एमएलए, एमपी है, उसको मूल निवासी समझा जाएगा। जो उस वार्ड में अभी निवास नहीं करते हैं लेकिन वार्ड के सदस्य हैं, जैसे जैसे मान लो हमारे मोदी जी है, मोदी जी, उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा? वाराणसी से। क्या? वाराणसी से। और रहते कहाँ हैं? दिल्ली में। लेकिन उनका उनकी जन्मभूमि, उनका निवास स्थान कहाँ है? गुजरात। गुजरात में। तो उस वार्ड के एमएलए, एमपी जो उस वार्ड में भी निवास नहीं कर रहे परंतु वार्ड के सदस्य हैं, नरेंद्र मोदी जी को लिए अपना कार्यकाल दिल्ली से देखते हो, लेकिन उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है मतलब जहाँ पर जिस वार्ड के वो सदस्य हैं, जहाँ वो वोट दे सकते हैं, वो है गुजरात। भले वो वहाँ पे नहीं रह रहे लेकिन उस वार्ड के सदस्य है वो। क्या? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और किसको समझा जाएगा? एमएलए, एमपी को तो समझा जाएगा, और किसको समझा जाएगा? जो उस वार्ड में अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो। वार्ड में अनुपस्थित का मतलब कहीं होटल में खाना खाना गया है? नहीं। इसका मतलब होता है प्रवासी, कोई प्रवासी व्यक्ति, प्रवासी व्यक्ति जो मतलब बाहर रहता हो। बाहर कैसे? जैसे कि मान लो प्रवासी व्यक्ति जो बाहर कार्य करता हो, किसी और शहर में या किसी और क्षेत्र में या किसी और राज्य में काम करता हो, बाहर काम करता हो, कार्य करता हो। जैसे हम कभी कभी नहीं देखते कि भाई हमारे जो क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, हमारे जो मोहल्ले के आसपास के लोग हैं, वो बेंगलोर, मद्रास, पुणे, मुंबई, गुजरात वहाँ पर व्यापार करते हैं, वहाँ पर उनकी दुकानें हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो वो यहाँ पर वोट देने आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पेपर के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार भी होता है। जब चुनाव होता है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर मतदान अवश्य करें। तो वो भले ही रहते बाहर हो लेकिन उनका जो मत लगेगा वो लगेगा उनके निवास स्थान में। तो मतलब उस वार्ड में अनुपस्थित है फिलहाल, लेकिन प्रवासी है, बाहर काम करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके वोट दे सकते हैं। निर्वाचन नामावली में यदि उनका नाम है और नहीं है तो वो जुड़वा सकते हैं। ये हो गई कि भाई कौन दे सकेगा। किसको समझा जाएगा कि भाई उस वार्ड का सदस्य है कि नहीं है? अब है, अब हम ये देखते हैं भाई किसको नहीं समझा जाएगा। पहले हमने देख लिया किसको समझा जाएगा, अब हम देखते हैं किसको नहीं समझा जाएगा। किसको नहीं समझा जाएगा, पहले हमने देख लिया बेमूल निवासी किसको समझा जाएगा, अब देखते हैं किसको नहीं समझा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो वही हो गया कि जो प्रवासी यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं तो वो बात हम पर भी लागू हो सकती है। कोई और यहाँ पे काम करने आ रहा है, ऐसा व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति जो अन्य स्थान से कार्य के लिए आया हो। मान लो कि ये राजस्थान या ऐसा कोई क्षेत्र है और किसी और शहर का व्यक्ति आके हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है, या फिर हम देखते हैं कि कोई एमपी यूपी के लोग, बिहार के लोग राजस्थान में आके काम करते हैं, तो वो यहाँ पे वोट थोड़ी दे सकते हैं, वो तो बस यहाँ पे काम करने के लिए आए। तो उनको मूल निवासी नहीं समझा जाएगा। क्या नहीं समझा जाएगा? मूल निवासी इनको मूल निवासी, वो बस यहाँ पे आके रह रहे हैं काम के सिलसिले में, लेकिन वो उनका मूल स्थान नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और किसको नहीं समझा जाएगा? मानसिक रोगी। मानसिक रोगी, उसको मूल निवासी नहीं समझा जाएगा। और किसको नहीं समझा जाएगा? मानसिक रोगी, क्योंकि वो मत नहीं दे सकते, उसको उसमें किसी घर पर, तीसरा पॉइंट है, किसी घर या निवास स्थान पर, घर तो हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो अधिनियम की भाषा है, राजनीतिक भाषा, उसमें निवास बोलते हैं। निवास स्थान पर स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक या मालिकाना। मालिक, स्वामित्व का मतलब बता रहा हूँ मैं, मालिक या कब्जा रखता हो। कब्जा रखता हो मतलब उसको भी किसी स्थान का या किसी वार्ड का मूल निवासी नहीं समझा जाएगा जो किसी निवास स्थान पर स्वामित्व या मालिकाना हक या क्या कब्जा रखता हो। क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि उसने वहां पर कब्जा किया है, या फिर कोई घर खरीदा है मान लो, लेकिन उसका स्थायी निवास कहीं और पर है। क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि उसका स्थायी निवास वार्ड कहीं और है, इसलिए नहीं समझा जाएगा उसको। और किसको नहीं समझा जाएगा? आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और किसको नहीं समझा जाएगा? किसको नहीं समझा जाएगा? मूल निवासी, जो व्यक्ति होटल, हॉस्टल, हॉस्टल या कारावास में रहता हूँ, उसको भी मूल निवासी नहीं समझा जाएगा। क्योंकि कोई आदमी होटल में कब रहता है? ये किसी और स्थान से किसी और स्थान पर आया है, किसी काम के सिलसिले में, कार्य के सिलसिले में घूमने के लिए आया हो सकता है। हॉस्टल में मान लो कोई विद्यार्थी आया है, तो वो पढ़ने के लिए आया है, वो एक्चुअल में या हकीकत में उस वार्ड का निवासी नहीं है, या कारावास में रहता हो। कभी मान लो किसी अपराधी को किसी और स्थान से किसी और क्षेत्र के कारावास में डाला गया हो, तो उस व्यक्ति को भी इसमें मूल निवासी नहीं समझा जाएगा। वही है कि भाई उनका निर्वाचन क्षेत्र कोई अन्य वार्ड है, या तो वो केवल रह रहे हैं। वही हो गया इसका मतलब। इसमें एक शर्त है, शर्त मतलब कि नोट लगा के लिख सकते हो आप। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में अपना
नाम नहीं जुड़वा सकेगा सकेगा। ये तो बात जाहिर सी बात है, ये तो हमें भी पता है भाई कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में नाम नहीं जुड़ा सकता है, मतलब वो दो जगह अपना वोट नहीं दे सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।